तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर 13 का आज हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये तीनों बेसिकली कंपाउंड्स हैं जिनका यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे कि हम इनको लेबोरेटरी में या जनरल पर्पस में किस प्रकार हम इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर वैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है और मैं आज के लेक्चर में आपको बहुत सारा होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो करे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर अगर आप लोगों ने शुरू से फॉलो करे हैं, तो मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ उस होमवर्क को करने में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप आराम से सरपट सरपट दौड़ जाओगे और कर लोगे, खूब आसानी से कर लोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में थोड़ा होमवर्क होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करेंगे और अगर आप लोगों ने लेक्चर शुरू से फॉलो करा होगा तो वो पूरा होमवर्क आपसे इजीली बन रहा होगा और आपको होमवर्क सॉल्व करने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। हमारे लास्ट लेक्चर से मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। लेक्चर नंबर 12 में मैंने डिस्कस करा था कि NaOH का जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार होता है। NaOH का प्रिपरेशन किस प्रकार होता है ये हमने बहुत इन डेप्थ में जाके डिस्कस करा था। ठीक है, और इसको इन डेप्थ में डिस्कस करने का एक रीजन था क्योंकि ये एनटीएससी में आ सकता है और एनटीएससी में खूब आराम से इससे रिलेटेड आपसे अच्छे और तगड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस कारण मैंने इन डेप्थ जाके इसका प्रिपरेशन डिस्कस करा था, मतलब NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस, कि ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किस प्रकार NaOH बनता है। ठीक है, याद है ना, ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, और फिर हमारा लास्ट में क्या बन रहा था, NaOH। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो मेरा लास्ट लेक्चर, तो लास्ट लेक्चर में NaOH के साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे H2 गैस और Cl2 गैस, ये दोनों भी इवॉल्व हो रहे थे। ठीक है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से H2 गैस इवॉल्व हो रहा था और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा था। अच्छा, अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड से H2 गैस इवॉल्व हो रहा था या कैथोड से H2 गैस इवॉल्व हो रहा था, ये लोग आप मेरा लास्ट लेक्चर देख के पता करो। ठीक है, आपको थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी। या तो आप लोग एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ लो या आप मेरा लास्ट लेक्चर देख लो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनोड से H2 गैस निकलता है या कैथोड से H2 गैस निकलता है, और सेम फॉर Cl2 गैस। तो हमारे लास्ट लेक्चर में जब हमने NaOH को प्रिपेयर करा था ब्राइन सॉल्यूशन की हेल्प से, तो हमारा H2 गैस और Cl2 गैस भी एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहे थे। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप NaOH का, H2 गैस का और Cl2 गैस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, हम यहाँ NaOH को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कारण से NaOH को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, NaOH का जरूर हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज होता होगा, इसी कारण हम NaOH को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि आप लोग या तो गूगल में सर्च करो या आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो और आप ढूंढने की कोशिश करो कि NaOH का क्या डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, वैसे ही H2 गैस का क्या यूज हो रहा होता है, हम क्यों H2 गैस जो यहाँ बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकली है, हम इसका क्या यूज करते हैं, हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं, कौन सी रिएक्शन में यूज करते हैं, ये आप गूगल सर्च मारो या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के देखो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ में Cl2 गैस का भी आप ढूंढने की कोशिश करो कि Cl2 गैस का डेली लाइफ यूज क्या होता है। ये आपका पहला होमवर्क है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, NaOH का, H2 गैस और Cl2 गैस का, इन तीनों का ही आपको डेली लाइफ यूज क्या होता है वो ढूंढना है और उसे खुद पढ़ना है। या तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और अगर आपको और डेप्थ में जानना है तो आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, और वैसे मैं बता दूं कि H2 गैस और Cl2 गैस बाई प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना था पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है,
तो पहले डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। वैसे तो सबको पता ही होगा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। रंग हटाने के लिए, कपड़ों में लगे हुए रंग को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और सारे कलर जो कपड़ों में लगे हुए हैं उन सारे कलर को खींच के निकाल देता है, ठीक है। ये तो मैंने एक रूड तरीका बता दिया, आप लोग इसके डेली लाइफ यूज जरूर सर्च करना गूगल पे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। और इसका जो केमिकल नेम होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कई बार हम लोग इसको कई बार हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, कई बार हम इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। अच्छा, क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते होंगे ये आप लोग जरा थोड़ा सा सोच के देखो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्लोराइड ऑफ लाइम इसको हम क्यों कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Cl2 आ गया, बस ऐसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। ये पता करना कि हम इसको क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं। जस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसकी जगह हमने यहाँ Cl2 लिख दिया, ठीक है। इस कारण हम इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रिपेयर किस तरह करते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिपेयर किस तरह करेंगे, हम इसको प्रिपेयर करेंगे, चलो लिख देता हूं पहले। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हम यहां पे लेंगे ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और इसको हम ड्राई फॉर्म में लेंगे, ठीक है। स्लेक्ट लाइम को हम लेते हैं ड्राई फॉर्म में, और हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 गैस से। इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं Cl2 गैस से, ठीक है। लिख लो यहाँ थोड़ा सा, ड्राई स्लेक्ट लाइम। हम यहाँ ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं और ड्राई स्लेक्ट लाइम के थ्रू हम पास करवा देते हैं Cl2 गैस को। तो ये हमारा बना रहा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। और जो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था इसका प्रिपरेशन। जस्ट, हालांकि मैं मानता हूँ कि ये रिएक्शन याद करनी थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन मैंने कैसे याद करी थी, जब मैं 10th में था तो मैंने इसको 10-15 बार लिख के देखा था, ठीक है। ऐसा करता था कि हर रोज सुबह उठ के एक बार लिख के देख लिया, थोड़ा थोड़ा लिख के बीच बीच में इसको रिमाइंड करने की कोशिश करता था और लिख लिख के देखता था, तो मुझे ये हो गया याद, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ा रिमाइंड करने की बार बार कोशिश करोगे, हर 2-3 दिन में बार बार अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना कि वो रिएक्शन कौन सी थी, वो रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन कौन सी थी। तो अगर आप थोड़ा सा जोर डालोगे तो आप पाओगे कि 10-15 दिन बाद आपको ये रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। तो ऐसा, इतना ही सिंपल है इसको याद करना, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, बहुत ही सिंपल था। अच्छा, अब हम इसके बाद देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, एक बार ये भी आप लोग देख लो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर विच गिव्स अस स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जो है एक वाइट पाउडर है जो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन का। मतलब CaOCl2
यानी कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है इसका ये वाइट कलर का होता है, और अगर हम इसको सूंघने का ट्राई करते हैं तो ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन गैस का। ठीक है, ये इसका हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में भी सॉल्युबल होता है। अच्छा, तो आप लोग अब बहुत आसानी से सोच सकते हो कि अगर ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर में और हॉट वाटर में तो बहुत ही आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि ये कोल्ड वाटर में घुल जा रहा है तो हॉट वाटर में तो बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब थर्ड में क्या है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अच्छा, अगर हम इसका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो ये हमें क्लोरीन प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। देखो ध्यान से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये हमें देगा, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 डाइल्यूट से, तो ये हमें देगा क्या, क्लोरीन देगा, H2O और CaSO4, Cl2 गैस प्लस H2O। ठीक है, ये हमें दे रहा है ना क्लोरीन। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहे हैं तो ये हमें दे रहा है ना क्लोरीन। अब हम इस क्लोरीन का फर्दर कहीं और पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एक बाई प्रोडक्ट हमारे लास्ट लेक्चर में निकला था, जब हम NaOH को प्रिपरेशन कर रहे थे, तब एक क्लोरीन एज ए बाई प्रोडक्ट निकला था, और यहाँ पे भी क्लोरीन निकल रहा है। मतलब इस क्लोरीन का हम कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं, और इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, वो मैंने आपको होमवर्क दिया पढ़ने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग जरूर पढ़ के आएंगे इसे। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ब्लीचिंग पाउडर की बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत सिंपल है। इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है, इसलिए ये तीनों कंपाउंड्स मैंने एक ही लेक्चर में लपेट दिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर खत्म। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। अब हम बात करते हैं किसकी, बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नाम होता है। अच्छा, अब अगर इसका ये केमिकल नाम है तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो देखो यार, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, और कई बार हम बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कह के भी पुकारते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कह के भी पुकार देते हैं, लेकिन ये इसका केमिकल नाम नहीं है। इसका केमिकल नेम है ये वाला, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, और कई बार हम बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कह के भी पुकार देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3 या बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ NaHCO3 और बेकिंग सोडा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया BS, बेकिंग सोडा। NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का हम रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया से, और CO2 से, तो ये हमें दे देता है क्या, तो ये हमें दे देता है NaHCO3। अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O और NH3 प्लस CO2, तो ये हमें क्या दे देगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है,
अगर आप लोग इसको ध्यान से चेक करोगे तो आपको ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड मिलेगी, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हालांकि याद करने में थोड़ा मुश्किल है, और याद करने का वही तरीका है, आप हर 2-3 दिन बाद एक बार तो आराम से बैठो थम के, ठीक है, थोड़ा शांति से, आसपास का डिस्टर्बेंस हटा के आराम से बैठो, 5-5 बार सारी रिएक्शंस को लिख के देखो। इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस है 5-5 बार लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्टली ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी पूछ लेंगे। तो 5-5 बार आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने शाम को 5-5 बार लिख के देखा, अच्छा अब एक बार सुबह उठना, सुबह उठने के बाद एक बार अपने दिमाग में जोर डालना, जोर लगा के देखना, और इन रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करना कि क्या था उन रिएक्शन में, क्या था रिएक्टेंट, क्या था प्रोडक्ट। अगर ऐसे करके थोड़ा एफर्ट मारोगे, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करोगे, तो ये रिएक्शंस आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है, बहुत आसानी से याद कर लोगे। बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर 2 दिन बाद दोबारा बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग में जोर डालो, देखो मत इन रिएक्शन को, बहुत स्ट्रांगली जोर डालो और पेन पेपर लेके बैठो और उसमें लिख के देखो फिर से एक बार कि मुझे याद है कि नहीं। बस यही तरीका है याद करने का, ठीक है। और इसमें मुझे कोई तरीका दिखता नहीं, मैंने ऐसे ही याद करा था, और अगर ऐसे याद कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो थोड़ी दर्दनाक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये दर्दनाक लगती थी, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, बस थोड़ा सा हो गया, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये रिएक्शन हो गई। और ये NaHCO3 क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, या ये क्या है, बेकिंग सोडा। अच्छा, अब हम थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा बेकिंग सोडा है या जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कंसिस्ट करता है वाइट क्रिस्टल्स, मतलब इसके पास बहुत सारे वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता, ठीक है, किसी भी टाइप के पानी में घोल दो आराम से मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज नॉन कोरोसिव बेस। ये एक नॉन कोरोसिव बेस है, मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो बेस, ठीक है, ये है तो बेस, लेकिन ये नॉन कोरोसिव है, मतलब अगर आप लोग इसको टच भी करोगे ना, ठीक है, आप लोग इस पर्टिकुलर बेस को पानी में मिला के टच करोगे तो ये आपको जलाएगा नहीं, ठीक है। नहीं तो कुछ बेसिस होते हैं कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव मतलब वो हमारी स्किन को जला रहे होते हैं, लेकिन ये इतने हार्मफुल डेंजरस नहीं है, ये मतलब हमारी ह्यूमन स्किन को जलाएंगे नहीं, ठीक है तो ये बेस लेकिन तब भी नहीं जलाएंगे, नॉन कोरोसिव इन नेचर है, ठीक है। मतलब जरूर इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी कम होगी। और वैसे मैंने आपको बता भी रखा है कि ये किस प्रकार ये NaHCO3 बेस क्यों है, ये बात मैंने आपको बता भी रखी है। और मैंने आपको एक बात और बताई होगी, Na2CO3 और NaHCO3 ये दोनों ही बेस हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों ही बेसिस हैं। अगर आप इनको पानी में मिला दोगे और फिर इनका pH चेक करोगे तो आपको ये दोनों बेस ही मिलेंगे, ठीक है, इनका pH आपको 7 से ज्यादा मिलेगा। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है शायद 2-3 लेक्चर पहले कि ये दोनों बेसिस क्यों होते हैं, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये थोड़ा वीक बेस है। ये बात आप जरूर 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बता रखी है, आप चेक करो मेरा लेक्चर, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉन कोरोसिव बेस होता है। द सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 इज माइल्डली एल्कलाइन। जो NaHCO3 का सॉल्यूशन होता है वो माइल्डली एल्कलाइन होता है। मैंने आपको बताया था कि एल्कलिनिटी का क्या मतलब होता है, वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है।
वाटर में मिलाने के बाद जो बेसिसिटी होती है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को जब हम पानी में मिला देते हैं उसके बाद जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बेसिसिटी होती है उसे हम एल्कलिनिटी कहते हैं। और एल्कलाइन किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का एल्कलाइन इन नेचर होना मतलब उस पर्टिकुलर, अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड पानी में मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का आ जाना, ठीक है। बेसिकली वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम कहते हैं कि वो एल्कलाइन इन नेचर है। जो बेसिस पानी में घुल जाएं वो एल्कलाइन इन नेचर है। सिंपल सी बात, ठीक है, ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो। मैं कई बार थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ तो थोड़ा गुस्सा मत होना, ठीक है। तो सिंपल सी बात, एल्कलाइन का मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब वो पर्टिकुलर बेस एल्कलाइन इन नेचर है। तो एल्कलिनिटी भी कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव्स Na2CO3 विद द एलिमिनेशन ऑफ, विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। मतलब जब मैं NaHCO3 को, जब मैं NaHCO3 को हीट करता हूं, जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये मुझे दे रहा होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। यही है ना रिएक्शन? हाँ, यही है रिएक्शन, ठीक है। जब मैं इसको हीट करता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, या मैं बेकिंग सोडा को जब हीट करता हूं तो वो मुझे Na2CO3 देता है विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 निकलने के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी बात सोच के देखो। जब मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो CO2 बाहर निकल रहा है। CO2 बाहर निकलने का क्या मतलब है कि CO2 एक एसिड है। मैंने आपको बताया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, इसमें बहुत थोड़ी सी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब आप लोग सोचो कि जब मैंने इसको हीट करा तो एक एसिड बाहर निकल रहा है, एसिड बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि हीट होने से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 भी था, ठीक है। ये तो हीट करने के बाद CO2 बाहर निकल गया, लेकिन हीट करने से पहले NaHCO3 ने अपने अंदर CO2 भी समा रखा था, और CO2 क्या था? एक एसिड था, और CO2 को NaHCO3 ने अपने अंदर समा रखा था, और CO2 एक एसिड था। मतलब ये इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उनको कम कर रहा था। अब CO2 निकल गया बाहर तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज और ज्यादा अच्छी उभर के बाहर आ रही हैं। तो मैं कुल मिला के जो मेरा कंक्लूजन है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि Na2CO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू NaHCO3, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसकी तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ भी 2 होमवर्क देना चाहूँगा। आगे भी एक और होमवर्क है छोटा सा। मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या क्या कहते हैं बेकिंग सोडा, इसके जो डेली लाइफ यूजेस होते हैं इनको आप खुद ढूंढने का ट्राई करो। मैं आशा करता हूँ आप NCERT खोल के पढ़ोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे, नहीं समझ में आएगा तो गूगल करोगे। और मैंने आपको इतना सारा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको हर एक एग्जाम्पल, मतलब इनका जो डेली लाइफ यूजेस हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और साथ के साथ ब्लीचिंग पाउडर के भी जो डेली लाइफ यूजेस हैं उन्हें भी आप करके आओगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता इनको लेक्चर में बताना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बचा हुआ है बस वॉशिंग सोडा। अब हम बचे हुए हैं सिर्फ वॉशिंग सोडा के साथ, जो कि बहुत ही सिंपल है। और अब तक एक बात याद रखना, अब तक मैं जितने भी कंपाउंड्स बना चुका हूँ, ठीक है, चाहे वो NaOH हो,
चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे वो बेकिंग सोडा हो, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, इन सब में मैं कहीं ना कहीं NaCl की मदद ज़रूर ले रहा हूँ। इन सारे ही कंपाउंड्स को बनाने में मैं कहीं ना कहीं NaCl की मदद ज़रूर ले रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोचो NaCl कितना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। NaCl की मदद से हम NaOH को बना रहे हैं, NaCl की मदद से हम ब्लीचिंग पाउडर को बना रहे हैं, NaCl की मदद से हम बेकिंग सोडा को बना रहे हैं, NaCl की मदद से हम वॉशिंग सोडा को भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात का आप लोग अच्छे से नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा, अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा पे। ध्यान से सुनना, मैं वॉशिंग सोडा की क्या डेफिनेशन आपको बताता हूँ। वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा एक सोडियम कार्बोनेट है, एक सोडियम कार्बोनेट है कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो कंटेन करता है 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? 10H2O। ठीक है, मतलब वॉशिंग सोडा एक ऐसा सोडियम कार्बोनेट है जो कि कंटेन करता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ रहे होंगे। वैसे ये बात मैंने शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में भी किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर बताई होगी। ठीक है, एक बार ज़रा ढूंढने का ट्राई करना वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें मैंने आपको ये समझाया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वैसे मैं हालांकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग चाहो तो मेरे फर्स्ट चैप्टर में जा सकते हो। फर्स्ट चैप्टर के किसी एक्टिविटी में जहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था पर कर रखा है एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Na2CO3.10H2O। ये इतना बड़ा कुछ देख के डर मत जाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। Na2CO3.10H2O, बात खत्म। बस डॉट के बाद 10H2O और लिख दो, मामला खत्म हो जाएगा, सिंपल ही है। ठीक है, अच्छा अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लो। सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नोन एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा लूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर मैं हटा लूँ Na2CO3, तो ये हो जाएगा मेरे लिए एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब है कि हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर लिया। वॉशिंग सोडा से जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर लेंगे तो मेरे पास बचेगा सोडियम कार्बोनेट, उसको मैं कहूंगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स को हटा देना। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये अपने आप रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा ये Na2CO3। तो इसे मैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहूंगा, या मैं इसको सोडा ऐश भी कह सकता हूं। इसको मैं सोडा ऐश भी कह सकता हूं। समझ रहे हो? ऐश का मतलब क्या होता है? राख। मतलब इसको हमने हीट करा, हीट करने के बाद मेरे पे ये आया, तो इसको मैंने क्या कह दिया? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या मैंने इसको सोडा ऐश भी कह दिया। ये थी इसकी नामकरण की बातें कि इसे हम किस किस नाम से पुकारते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब थी बहुत सिंपल और छोटी बातें। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। इसके प्रिपरेशन में तीनों ही रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, अगर आप लोग वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन बैठ के लिखने का ट्राई करते हो या इसको बैठ के लिख के रटने का ट्राई करते हो तो आपको साथ के साथ दो रिएक्शंस और याद हो जाएंगी, और वो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। वो कौन सी रिएक्शंस हैं देखना ध्यान से। हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे देखना। हम इसे पहले NaCl प्लस H2O ब्राइन प्लस NH3 प्लस CO2, ये हमें क्या देगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। याद आया? जो हमारी लास्ट रिएक्शन थी
वो लास्ट रिएक्शन यही वाली थी, ठीक है। ये हमारी जो लास्ट बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन थी, ये वो वाली रिएक्शन है, और ये क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा ही है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको हम हीट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में हम NaHCO3 को हीट कर देंगे, तो ये मुझे क्या देगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करा था कि ये ज्यादा Na2CO3 और NaHCO3 को अगर हम कंपेयर करें तो इसके पास ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, या इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। क्योंकि CO2 एक एसिड है और एसिड बाहर निकल चुका है, इसके अंदर से एसिड बाहर निकल चुका है, तो अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा उभर के आएगी, तो ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। और ये बात मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले भी बता रखी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, अब ध्यान से देखना इसके बाद हम क्या करते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, तीसरा स्टेप ध्यान से पहले सुन लो, इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन लिखवाता हूँ। क्या है तीसरा स्टेप, एंड नाउ इन द थर्ड स्टेप द एनहाइड्रस Na2CO3, ये मेरे पास कैसा Na2CO3 है, ये मेरे पास एनहाइड्रस Na2CO3 है, या ये सोडा ऐश है, ठीक है। इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू फॉर्म वॉशिंग सोडा। अच्छा, ये जो मेरे पास सोडा ऐश है या जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं पानी में मिला देता हूं, इसको मैं पानी में मिला देता हूं, इसको मैं पानी में मिला देता हूं। पानी में मिलाना मतलब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना, ठीक है। अभी ये क्रिस्टलाइज नहीं था, अब मैंने इसको दोबारा क्रिस्टलाइज कर दिया, मतलब रिक्रिस्टलाइज कर दिया, वाटर के क्रिस्टल्स लगा दिए इसके साथ या चिपका दिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट से ये हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और यही होता है क्या मेरा, इसी को मैं क्या कहता हूं, वॉशिंग सोडा, यही होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। Na2CO3.10H2O, इस प्रकार हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमारे वॉशिंग सोडा की। और अगर आप वॉशिंग सोडा की रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करने का ट्राई करोगे तो आपका साथ के साथ ये वाली रिएक्शन भी लपेटे में आ जाएगी। और ये वाली कौन सी रिएक्शन थी, NaHCO3 वाली, और NaHCO3 क्या होता है, हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, क्या है वो प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल फर्स्ट पॉइंट है, वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, खत्म फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होता है, क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.10H2O, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज अल्कलाइन इन नेचर। वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है ये भी अल्कलाइन इन नेचर होता है। मैंने आपको बताया था कि ये भी बेसिक इन नेचर होता है, Na2CO3 भी बेसिक इन नेचर होता है, और ये भी बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो अभी मैंने लास्ट वाले पॉइंट में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। अब हम और आगे पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। अगर मैं इसको पानी में मिला देता हूँ तो ये पानी को कुछ ऐसा बना देता है कि पानी साफ सफाई करने के लायक हो जाता है, किसी दूसरे वस्तु को या किसी दूसरे मटेरियल को साफ करने लायक हो जाता है। और इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इट हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। अगर मैं इसको पानी में मिला दूं तो वाटर के पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई वॉशिंग सोडा की कुछ बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज, और ये हमारा लेक्चर हो गया यहाँ पे खत्म। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वॉशिंग सोडा की डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं
ये आप एनसीईआरटी में खोजोगे और पढ़ के आओगे। और अगर आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आता तो आप लोग गूगल सर्च करोगे। आपका तीनों में यही होमवर्क है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, इन तीनों में ही आपको ये ढूंढ के आना है कि इनके डेली यूजेस क्या होते हैं। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और नहीं मिलते तो आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।